ऑडियो 3 पुस्तक भारतीय इतिहास के कीर्ति स्तंभ भाग 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक महाराष्ट्र के पुनर्प्रतिष्ठापक पेशवा बाजीराव। वयस्क और योग्य पुत्रों के हाथ में शासन सूत्र थमाकर बुंदेल केशरी वीर महाराज छत्रसाल ईश्वराधना और लोक सेवा में निरत रह वानप्रस्थ का सा जीवन यापन कर रहे थे। तभी 86 वर्ष की आयु में स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए महान उद्योग करने वाले बूढ़े शेर को पुनः राज्य रक्षा की ओर प्रवृत्त होना पड़ा। मुहम्मद शाह बंगस ने उनके कनिष्ठ पुत्र जगतराज पर तीसरी बार आक्रमण कर उसकी राजधानी जैतपुर पर अधिकार कर लिया। बंगस पहले 2 बार जगतराज से हार चुका था, पर तीसरी बार उसकी विजय हुई। वृद्ध छत्रसाल के शरीर में अब वह बल नहीं रहा था, न पर्याप्त सैन्य ही उनके पास थी। अतः उन्हें पुनः एक बार उस ओर आशा भरी नजर से देखना पड़ा जिधर उन्होंने युवावस्था में देखा था। छत्रपति शिवाजी की सहायता और मार्गदर्शन से ही वे एक सामान्य जागीरदार से बुंदेलखंड के गौरव बन सके थे और मुसलमान शासकों से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करा सके थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहू उनके आसन पर आसीन थे। उनके सुयोग्य मंत्री पेशवा बाजीराव ने शिवाजी की मृत्यु के बाद विघटित हो गए हिंदू महाराष्ट्र को पुनः संगठित कर एक महान शक्ति के रूप में विकसित किया था। महाराज छत्रसाल को बाजीराव ही वे व्यक्ति दिखे जो उनके जीवन भर की साधना को डूबने से बचा सकते थे। उन्होंने अपने एक विश्वस्त दूत के हाथ इस आशय का संदेश भेजा, जो गति भई गजेंद्र की सो गति पहुंची आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। बाजीराव को संदेश मिला था कि वे एक विशाल सेना लेकर उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भारत के इतिहास में यह अपने ढंग की महत्वपूर्ण घटना है। यदि इससे तत्कालीन हिंदू राजा थोड़ी सीख लेते तो उनका पराभव संभव नहीं होता। महाराष्ट्र और बुंदेलखंड की सम्मिलित शक्ति के आगे बंगस को पराजित होकर भागना ही नहीं पड़ा, वरन हरजाना और भविष्य में आक्रमण नहीं करने के लिए वचनबद्ध भी होना पड़ा। महाराज छत्रसाल के आह्वान पर यूं उनकी सहायता को प्रस्तुत हो जाने वाले पेशवा बाजीराव ने एक बार पुनः उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्राणपण से चेष्टा की जिसे समर्थ रामदास और शिवाजी ने देखा था। उनका लक्ष्य पुनः भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना था। उनका अपना सारा जीवन इसी प्रयास में पूरा हुआ। इसमें वे अंततः सफल भी हुए। इतिहास पुरुष बाजीराव का जन्म 1699 में सावित्री नदी के तट पर बसे हुए महाराष्ट्र के ग्राम श्रीवर्धनपट्ट में हुआ था। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर बसा होने के कारण मुसलमान शासकों की लोलुप दृष्टि के घेरे में रहा करता था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ यहीं रहकर व्यापार कार्य किया करते थे। बालाजी को जब बाजीराव छोटे ही थे तभी निकटवर्ती जंजीरा क्षेत्र के मुस्लिम शासक कासिम के अत्याचारों के कारण ग्राम छोड़ना पड़ा। बालाजी व्यापार के सिलसिले में अपने पास कुछ सैनिक भी रखते थे। मालगुजारी वसूलने का काम भी उनके हाथ में था। कासिम के आक्रमण के समय उन्होंने तट प्रदेश के अधिपति कान्होजी आंग्रे का साथ दिया था। इस कारण कासिम ने उन पर घोर अत्याचार करने आरंभ किए। बालाजी के ज्येष्ठ भ्राता जनार्दन को हाथ पांव बांध एक संदूक में बंद कर क्रूरमना कासिम ने सागर में जीवित समाधि दे दी। ऐसी विकट परिस्थितियों को किशोर बाजीराव ने अपनी आंखों से देखा था और देखा था विधर्मी शासकों के उस नृशंस अत्याचार को, जिसे देखकर उनके किशोर मन में इस अत्याचार से अपने देशवासी भाइयों को मुक्त करने का संकल्प भरने लगा। बालाजी का श्रीवर्धनपट्ट में रहना सुरक्षित नहीं था, अतः वे सपरिवार वहां से चल दिए। कैसे वे छत्रपति शाहू के मंत्रिमंडल में पहुंचे, कैसे उन्होंने छत्रपति वंश को पुनः शक्तिमान बनाया, यह एक लंबी कहानी है। जातीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से भरे पूरे पिता के दाहिने हाथ बनकर रहने वाले बाजीराव ने उनसे बहुत कुछ सीखा। बालाजी यदि कायर होते तो वे कासिम के विरुद्ध
आंग्रे का समर्थन कभी न करते, पर इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई। वे पहले से अधिक यशस्वी बन सके और अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सके। बालाजी महाराष्ट्र मंडल के पेशवा बनाए गए। पिता के पेशवा बनने के समय वे उनके प्रमुख सहायकों में रहे। युद्धों में भी वे उनके साथ जाते और राज्य संचालन में भी वे उनका हाथ बटाते। उन्हीं के साथ वे दिल्ली भी गए और तत्कालीन मुगल सम्राट फर्रुखशियर से संधि वार्ता करने में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। बालाजी की कुशल राजनीति और वीरतापूर्वक देशभक्ति के प्रताप से मराठों का प्रताप सारे देश में फैल गया। वे भारत के सभी राजाओं से सरदेशमुखी कर चौथ वसूल किया करते थे। एक बार पुनः धर्म समन्वित इसीलिए कहा जाना उचित है क्योंकि उनके राज्य में वैसे अन्याय नहीं होते थे जैसे मुगलों व अन्य मुस्लिम शासकों के काल में होते थे। बालाजी के मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा निभाए जा रहे इस दुर्वह दायित्व का भार बाजीराव के कंधों पर आ गया। बाजीराव अपने पिता की तरह ही वीर और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी माता ने उन्हें बचपन में वीर शिवाजी, भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि महापुरुषों की प्रेरक कहानियां सुना सुनाकर उनमें देश, धर्म और संस्कृति के प्रति अनुराग और जीवन के प्रति स्वस्थ और परमार्थिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया था। इससे उनमें जो चारित्रिक और व्यक्तिगत विशेषताएं उत्पन्न हुई थीं, उनके सहारे वे इस दुर्वह दायित्व को पूरा करने में समर्थ थे। यो उस युग के किसी भी राजपुरुष के जीवन में घटनाएं तो वही युद्ध संधि, वीरता, न्याय और राजप्रबंध विषयक घटित होती थी, वे उनके जीवन में भी घटित हुई। उनके महत्व को उनके उच्च दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में आंका जाए तो उनके महत्व को पूरी तरह आंकना संभव नहीं होता। छत्रपति शिवाजी के प्रबल उद्योगों द्वारा स्थापित हिंदू महाराष्ट्र समय के साथ शक्तिशाली तो होता गया और उसका चरम विकास बाजीराव और उनके पुत्र नाना साहब बालाजी के समय में देखने को मिला, पर बाद में इस महाराष्ट्र के जितने भी कर्णधार हुए उनमें जातीय और राष्ट्रीय निष्ठा का ह्रास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिवर्धन होने लगा था। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के सामंत गणों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय हित से ऊपर उठकर उन्हें विशृंखलित होने से बचाने का काम जिन व्यक्तियों ने किया, उन्हीं में बाजीराव पेशवा का नाम मुख्य माना जाता है। पूना नगर के पुनर्निर्माण का श्रेय श्री बाजीराव पेशवा को ही है। पूना नगर की रमणीकता, समृद्धि और बसावट के विषय में अंग्रेज प्रेक्षक मिस्टर गॉर्डन का वर्णन मनोमुग्धकारी है। यह पेशवा बाजीराव की कलाप्रियता और निर्माण कौशल का उदाहरण है। निजाम पर अनेकों बार विजय और उससे चौथ वसूलने का अधिकार पाना, मालवा जीतकर वहां सुशासन की स्थापना करना, छत्रसाल के गौरव और बुंदेलखंड के हिंदू राज्य की रक्षा करना, पुर्तगालियों के राज्य के विस्तार को रोकना आदि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उनकी वीरता और नीति कौशल के कारण ही संभव हुए हैं। उनके जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आए जब मृत्यु उनके सामने विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई। शत्रु पक्ष के विश्वासघात के कारण वे बंदी बना लिए गए। ऐसे विकट क्षणों में भी उन्होंने धैर्य और साहस को विसारा नहीं। फल यह हुआ कि बाजी उनके हाथ रही। महाराज साहू और राजाराम आदि तो नाम मात्र के छत्रपति रहे थे, राज्य का मेरुदंड तो पेशवा ही थे। पेशवा बाजीराव के पराक्रमी व्यक्तित्व ने सिंधिया और होलकर को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का दास नहीं होने दिया। उनके जीवन के घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें विधर्मी शासकों से जितना संघर्ष नहीं करना पड़ा, उतना अपने ही स्वजातीय बंधुओं से महाराष्ट्र के एकत्व के लिए करना पड़ा। पेशवा बाजीराव के जीवन के साथ ऐसे ही कुछ प्रसंग जुड़े हुए हैं जिनसे उनका उदात्त दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। महाराज छत्रसाल की सहायता करने के कारण उन्होंने पेशवा बाजीराव को महाराष्ट्र मंडल के लिए न केवल अपने राज्य का तीसरा भाग, जिनमें झांसी, बांदा व जालौन सम्मिलित थे, मिले, वरन साथ ही काफी धन भी मिला। यही नहीं, उन्होंने अपनी यवनी पत्नी की कोख से उत्पन्न एक पुत्री का विवाह भी बाजीराव के साथ किया। यद्यपि बाजीराव नहीं चाहते थे, फिर भी महाराज छत्रसाल की बात रखने के लिए उन्हें यह विवाह संबंध स्वीकारना ही पड़ा। उनकी
इस यवनी पुत्री पत्नी को लेकर अपने कुटुंबीजनों का बड़ा विरोध सहना पड़ा, पर उन्होंने उसे अधिकार से वंचित नहीं होने दिया। उसे वही सम्मान और स्नेह वे देते रहे जिसकी वह अधिकारिणी थी। वे उसकी कोख से उत्पन्न पुत्र शमशेर बहादुर के उसी प्रकार उपनयन व मुंडनादि संस्कार करवाना चाहते थे, ताकि वह सांस्कृतिक मर्यादाओं में बंधकर उच्च उदार जीवन जीने की प्रेरणा ले, पर तत्कालीन रूढ़िवादी समाज का एक भी ब्राह्मण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हिंदू समाज की यह संकीर्णता ही उसके संकोचन का कारण बनी हुई है। आज भी उनका सारा जीवन युद्ध, संधिकरण और राजनीति में ही व्यतीत हुआ, पर उनकी राजनीति धर्म नीति के पीछे चलने वाली थी। अपने गुरु ब्रह्मेंद्र स्वामी, जो तपस्वी सन्यासी थे, से प्रायः वे राज्य विषयक परामर्श लिया करते थे। कभी कोई विशेष उलझन होती तब भी वे उन्हीं से मार्गदर्शन पाया करते थे। 22 अप्रैल सन 1740 में पेशवा बाजीराव का देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु पर महाराष्ट्रपति को वैसा ही शोक हुआ जैसा महामात्य चाणक्य की मृत्यु पर सम्राट बिंदुसार को हुआ था। इतिहास पुरुष बाजीराव का जीवन भर का उद्योग काल की परिधि में बांधा नहीं जा सका। वे आज भी उतने ही अनुकरणीय है।